बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, जो चैप्टर का नाम है बच्चों गति एवं दूरियों को मापन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गति और दूरियों का मापन कैसे होता है, उनके बारे में, गति क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली तथा पूछो की कक्षा के सभी बच्चे ग्रीष्म काल में घूमने गए थे और घूम के आने के बाद अपने जहाँ जहाँ गए थे उन स्थानों के बारे में क्या सामान्य चर्चा हो रही थी। कक्षा में क्या हो रही थी? कक्षा में सामान्य चर्चा हो रही थी कि एक बच्चा उनमें से बोला कि उनमें से बोला था कि मैं अपने पूर्वजों के गांव जाने के लिए पहले रेलगाड़ी से गया, फिर बस, फिर अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी उनमें से बोला कि मैं अपने दादा के यहाँ वायुयान की मतलब जहाज के माध्यम से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने कहा कि मैं अवकाश के छुट्टियों के अनेक दिनों में अपने चाचा जी के नाव में सैर करके मछली पकड़ने के काम किए थे। अब इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन अब क्या हुआ था? इसके पश्चात इन सब बातों के बाद क्या हुआ कि विद्यार्थियों ने समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिन्हें उन छोटे छोटे पहियों वाले स्थानों के छोटे छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन करना है। अध्यापक ने कहा कि वो चित्र देखो, वो समाचार लेखों में पढ़ने के लिए कहा कि जिनमें वो जो छोटे छोटे वाले पहियों के जो वाहन है उनके बारे में पढ़ो। ठीक है, जो मंगल ग्रह की धरती पर चल रहे थे, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग किए हैं। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष द्वारा किया गया है। इन वाहनों को ले जाने का कार्य कौन किया? मंगल ग्रह पर ले जाने का कौन किया? अंतरिक्ष के द्वारा किया गया है। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानी पढ़ रही थी। और पहेली क्या कर रही थी? सब लोग इधर बात ही कर रहे थे, तो पहेली क्या कर रही थी? इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में क्या कहानी पढ़ती, तब वह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे। अभी तो हम इस समय क्या करते हैं, हमारे पास जैसे हमको यहाँ से, जैसे हम यूपी से हमको दिल्ली जाते ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। आपको भी कहीं जाना होगा तो अभी कहीं ट्रेन, बस, जीप, छोटे वाला ई रिक्शा, मोटरसाइकिल से भी जाते होंगे। लेकिन जो पहले के समय थे, बहुत पहले के समय थे, उस समय क्या था, वो एक स्थान दूसरे जाने के लिए क्या यूज करते थे, यात्रा कैसे करते थे। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक यातायात की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें, प्राचीन काल में लोग के पास यातायात की कोई साधन नहीं थी। प्राचीन काल में, जो बहुत समय पहले की बात है, जिसमें प्राचीन काल के लोगों के पास यातायात के लिए कोई साधन नहीं थे। पैदल चलते थे तथा वो अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। और पैदल चल के जाते थे, साथ में क्या थे, अपना सामान क्या करते, पीठ पर लाद कर ले जाते। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ समय बीत गया तो उसके बाद क्या हुआ, मानव क्या करने लगा कि यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आपको बता दें बच्चों, जो प्राचीन काल का समय था, उस समय जल मार्ग से हमें आने जाने के लिए क्या कहते हैं, नावों का उपयोग किया जाता था। जैसे अब हम शिप, हवाई जहाज चाहे या पानी में जहाज का यूज करते हैं, तो इसी तरह प्राचीन काल में भी क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल मार्ग के लिए हम नावों का उपयोग करते थे। आरंभ में लकड़ी के लठों से जिनसे खोखली गुहिका बनाई जा सके और नाव बनाई जाती थी। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पहले लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया था। ये नाव जल में तैरने लगे। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था कि पहले उन्होंने क्या किया, आराम में लकड़ी की लठों जिनसे क्या खोखली गुहिका बनाई जा सकी थी, छोटे छोटे उनके खोखला बना देते थे कि जिससे नाव डूबे ना। ठीक है, इसीलिए खोखला बनाया जाता है नाव को। इसके पश्चात लकड़ी की विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बना दी और ये नाव के जल में रहने वाले
जो नाव बनाया था वो कैसा था? जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। आपको पता होगा कि कक्षा अध्याय 5 और अध्याय 6 में हमने मछलियों की धारा की आकृति के से संबंधित चर्चा याद कीजिए। हमने आपको बताया था बच्चों, जो मछली की आकृति कैसी होती है, बीच में चौड़ी होती है, किनारे-किनारे ज़्यादा पतली होती है। जैसे नाव की शेप की आकृति जैसी दिखाई देती है, नाव की जैसी दिखाई देती है। जैसे नाव की नाव होता है, बीच में क्या होता है? सेंटर में थोड़ा-सा चौड़ा होता है और किनारे-किनारे का पतला होता है। धारे की आकृति होती है मछली का भी, नाव की भी। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन किए गए हैं। आपको बता दें, पिछले हजारों वर्ष में पहिए की डिजाइन में सुधार किए गए। आपको बताते हैं, जो पिछले हजारों वर्ष में क्या हुआ, पहिए की जो डिजाइन थी वो क्या थी, उसमें सुधार हुए। पहिए पर चलने वाले गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता। पहले के ज़माने में क्या होता, पहिए पर चलने वालों गाड़ियों में क्या होता, उस खींचने के लिए जो पहिया आपने बैलगाड़ी देखा होगा, उसको खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर रहते थे। आप बताइए, जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बच्चों क्या करते थे? पशुओं, नाव तथा जहाज पर निर्भर रहते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। आपको बता दें, जो भाप द्वारा भाप वाष्प इंजन से भाप द्वारा जो चलने वाली गाड़ियाँ थी, उनका आविष्कार हुआ। परिवहन से नए साधन का विकास हुआ। वाष्प इंजन से वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के रेल की पटरियों को भी क्या बनाया गया। जैसे आपको बता दें, जो वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियाँ थी, सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का वाष्प इंजन से चलाने रेल की पटरियों का निर्माण किया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज का उपयोग होने लगा। आपको बता दें, जल परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज का भी क्या उपयोग होने लगा। 19वीं सदी शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ था। आपको बता दें बच्चों, जब कब वायुयान का विकास हुआ, हवाई जहाज का विकास हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में के वर्षों में क्या हुआ, वायुयान का क्या विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किया गया। बाद में क्या हुआ, सुधार किया गया और उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। जब 19वीं शताब्दी में जहाज वायुयान का जो आविष्कार हुआ था, उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन उसमें सुधार होते होते क्या हुआ कि उनमें हम यात्री को भी ले ले और सामान ले जाने योग्य भी बनाया गया था। ठीक है। विद्युत रेलगाड़ी एकल एक पटरी रेल थी। आपको बता दें, जो विद्युत अब क्या हो रहा है कि जब लाइट से चलने वाली एकल रेलगाड़ी पटरी पर ध्वनि सुपरसोनिक या वायुयान या अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी तक कुछ योगदान है। आपको 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी आ गई, एकल पटरी आ गई, हम पराध्वनि सुपरसोनिक या वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी में कुछ योगदान है। ठीक है। अब से चित्र 7.1 में देखते हैं कि परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। अभी पीछे जो हम लोग फिगर देख रहे थे, उसमें क्या था, परिवहन के विभिन्न साधन दिखाए गए थे। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है। आपको देखना है कि सबसे पहले क्या बना, फिर उसके पहले क्या, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या, उसको क्या है सही क्रम में रखना। ठीक है। क्या इनमें से आपको बताना बच्चों, क्या इनमें से परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग नहीं लाया जाता है? आपको उनमें से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा साधन है जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते, अभी फिलहाल में हम नहीं कर रहे हैं उसका। ठीक है। अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, यह डेस्क कितना चौड़ा है। डेस्क कितना चौड़ा है इसके बारे में देखेंगे, डेस्क कितना चौड़ा है इसके बारे में। ठीक है, देखेंगे।
लोग यह कैसे पता लगाते हैं लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले हैं? लोग यह कैसे पता लगाता है? आपको पता होगा बच्चों कि जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसमें कितना दूरी आपने तय की, इसका कैसे पता लगाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले के ज़मानों अब तो इस समय फिलहाल तो हम तो इंची टेप से, किलोमीटर, मीटर से, स्केल से नाप लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता है इसके बारे में तो ठीक है। क्या आप कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? ठीक है। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानेंगे? आप क्या करते हैं? आपसे कोई कहे जाओ बाजार से सामान लेकर आओ तो आप पैदल चल के जाएंगे, और वो आपसे पूछे कितना दूरी तय कराएगा, वो कैसे बताएंगे? कोई स्थान कितना दूर है कोई स्थान कितना दूर यह परायण जानना महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि कोई स्थान कितना दूर है इसको क्या हमको जानना क्या महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सके कि वो पहुंचने हमें कैसे जाएंगे। ताकि कोई हम अनुमान लगा ले कोई 1 किलोमीटर उसको पहुंचने के लिए हम कैसे जाए, कितने समय में पहुंचेंगे, तो इसके लिए क्या हमको जानना जरूरी होता है कि वो कितना दूर है। ठीक है। हम कैसे जानेंगे कि पैदल चलकर या बस से या रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा? ठीक है। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने में हमें आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें बहुत आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े क्या डेस्क थे। अब क्या थे? पहेली तथा बूझो के जो कक्षा के कमरे थी उसमें क्या होता है, आपके भी स्कूल में क्या होता है, आपका भी डेस्क होता हो, जिन पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं। सिर्फ इतना चौड़ा डेस्क था कि जिनमें क्या 2 विद्यार्थी बैठ जाते हैं। पहेली तथा बूझो डेस्क पर एक साथ 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 बैठते थे। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ क्या बैठते थे, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था कि उसका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग पर उपयोग कर रहा है। उनमें इस बात का झगड़ा होता था कि उसका दूसरा साथी डेस्क का अधिक उपयोग कर रहा है। अध्यापक ने अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापन का निश्चय किया। अब क्या करते हैं देखते होंगे कि एक छोटा सा डेस्क बैठने के लिए बच्चे क्या सीट बैठने के लिए झगड़ा करते। अध्यापक सुझाव देते हैं कि उन्हें डेस्क की लंबाई को मापना चाहिए। मापने के लिए क्या निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में चिन्ह बनाया तथा डेस्क के 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची थी। डेस्क जो बेंच है उसको बीचों बीच क्या एक चिन्ह बनाया, और जो डेस्क बेंच था उसको बराबर भागों में क्या बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। आप बताओ, जो दोनों मित्र थे क्या कहते अब ये दोनों ही अपने मित्रों से गिल्ली डंडा होता है उसको खेलने के लिए शौकीन थे। तो और बूझो तो सदैव ही अपने पास ही एक गिल्ली और एक डंडा रखता था। और बूझो उनमें से क्या था, वो तो पूरा बूझो क्या करता, बूझो तो सदैव ही क्या था अपना एक गिल्ली और डंडा क्या था अपने पास रखता था। जैसे फिगर में दिखाया गया है यहाँ चित्र 7.2 में क्या दिखाया है, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापन का प्रयास किया था। उन्होंने किया गिल्ली और डंडा को लेकर एक गिल्ली और एक डंडा को लेकर उसकी दूरी एक साइड कर, एक गिल्ली और एक डंडे को लेकर उसकी दूरी एक साइड कर बीच में चिन्ह लगा रहे। ठीक है। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई और 2 गुलियों की लंबाई के क्या बराबर है। अब उन्हें पता चला कि जो ये हम लोग की डेस्क है उसकी लंबाई कितनी है। तो बूझो को पता चला कि 2 डंडों की लंबाई अथवा दो डंडों की लंबाई तथा 2 गोलियों की लंबाई के योग के बराबर हमारा योग, जितना इसको हम जोड़ के निकालेंगे उतना ही क्या हमारा डेस्क की लंबाई है। डेस्क के मध्य में
रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते थे। अब क्या हुआ, झगड़ा सॉल्व हो गया कि इतने में ये बैठेगा, इतने में ये बैठेगा। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते थे, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया था, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर था। आपको बता दें, जिसमें से डेस्क का आधा भाग कैसा था, लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। क्या बराबर है? कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। अब क्या होता है, अब जो खींचा गया रेखा था मिट जाती है। बूझो, अब पुराना गिल्ली डंडा खो गया था। अब क्या हुआ, जो बूझो तो हमेशा अब गिल्ली डंडा पास रखता, लेकिन जब खो गया तो अब उसके पास गिल्ली डंडे का एक नया सेट है। अब देखिए कि वह गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापता है। अब बूझो का तो जो गिल्ली डंडा खो गया, अब क्या करता है, उसके पास एक गिल्ली डंडे का नया सेट लाया। अब क्या करता है, गिल्ली डंडे के एक नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापता है। चलिए देखते हैं। हेलो हेलो अब अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, अब क्या हुआ, जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसा लगभग दो डंडों तथा दो गिल्लियों की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। अब क्या हुआ कि जब गिल्ली डंडे की नए सेट से मापी गई रेस की लंबाई, तो प्रतीत हुई जैसे लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ बच गया। तो यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है, या यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें, ठीक है। जो डेस्क की पहले लंबाई ना तो दो डंडों के बीच की दूरी के बराबर थी, लेकिन जब नए गिल्ली डंडे की जो नई सेट आई थी, उसमें क्या हुआ, दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर, परंतु फिर भी डेस्क के कुछ भाग बच जाता है। ना तो ये एक गिल्ली के बराबर था, ना एक गिल्ली से कम था, ठीक है, लंबाई से कम था, ठीक है। अब पहेली और बूझो को यह सुझाव देंगे अब आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे कि ताकि डेस्क की पूरी लंबाई माप ले। आपको बताना है बच्चों कि हम ऐसे नापे कि पहेली और बूझो को समझाने की कोशिश करें कि ताकि वो डेस्क की जो पूरी लंबाई कैसे माप ले, ठीक है। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुलियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। पहली को आपने सुझाव दिया कि क्या लंबाई की मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुलियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह एक कार्य कर सकते हैं। क्या वो एक कार्य कर सकते हैं कि एक छोटी डोरी ले। आप क्या कर सकते हैं, पहले ये पूछो कि क्या करे, वो ऐसा करे कि एक छोटी डोरी ले और इस पर दो चीन लगाए। एक छोटी डोरी लेना, इस पर दो चीन ले। यह डोरी की एक लंबाई होगी, यह एक डोरी की लंबाई। वह डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों से माप सकते हैं। क्या करते हैं, वह डेस्क की जो चौड़ाई है डोरी की लंबाई के पदों से माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। अब क्या करें कि वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। आपको बता दें, वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा आधा 1/2, 1/4, 1/4 अथवा 1/8वां भाग 1/8 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर डेस्क जो चौड़ाई उससे तो कम ही होगा। जो डेस्क है उसकी लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई अधिक, लंबाई कम होगी।
लंबाई कम होगी तो चौड़ाई अधिक होगी, कोई एक ही हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब उसमें कम दूरी नापना हो तो उसको हम एक बट आधा नापेंगे, फिर एक चौथाई नापेंगे, फिर एक आठवां भाग नाप सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अतः संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। अतः संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की अर्थात लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप भी यह कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामितीय बॉक्स के माप पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। अब क्या करना है, आप भी यह कह सकते हैं कि आप भी कि इनमें अपने ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने का उपयोग कर अपनी समस्या को हल करनी चाहिए। और हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। बूझो ने यह पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियों कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। अब बुझो सोचता था कि अगर पहले के ज़माने में ऐसा मापन नहीं था, ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तो लोग दूरियां कैसे मापते थे। और स्वयं भी वो क्या करता, जो बुझो क्या था, ये चालाक लड़का था। बुझो क्या किया, बहुत विभिन्न तरीकों से ढंगों से क्या दूरियां मापने का प्रयास कर चुका था। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस फिगर में भी क्या बुझो अपना बेंच की लंबाई चौड़ाई नापने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं बच्चों जब हमें लंबाई अथवा दूरियों को मापने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें बच्चों कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है। आपको बताया दर्जी कोई व्यक्ति कपड़ा सिलवाने के लिए लेकर जाता है तो कपड़ा इसलिए मापता है कि वो कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। बड़ी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वो जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितना लकड़ी की आवश्यकता होगी। जब आप लकड़ी बनाने वालों को देखा होगा, दरवाजा कुर्सी मेज बनाने वालों को देखते होंगे तो वो नापते हैं कि जो लंबाई नापते हैं अलमारी की लंबाई तो चौड़ाई इसलिए मापते हैं कि ताकि वो जान सके कि इस अलमारी का दरवाजा बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। क्योंकि किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई तथा उसे क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वो यह जान जाए कि वो अपने खेत में कितनी बीज बो सकता है। अगर कोई खेत है, आपके पास खेत है, तो आपको खेत में बीज डालना, तो आप जानेंगे कि खेत की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, उसका कितना डायमीटर या क्षेत्रफल है। उसके हिसाब से क्या करते हैं, आप बीज लाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो धान चाहे गेहूँ तैयार होता है। हम जिसका बीज डालते हो तो वही तैयार होता होगा। तथा उससे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी वो भी जानने के लिए कोशिश करता। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है या आपकी हाइट कितनी है, आपसे कोई पूछे, अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कोई बच्चों कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। आपसे कोई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि आप ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से और आपके पैर की एड़ी तक की क्या रेखीय लंबाई के बराबर हो, तब बताएंगे। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, यह दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है तथा पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में से एक बात समान है कि सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है।
आपको हम जितने प्रश्न कमरा कितना चौड़ा है, तो एक उसका भी छोर होगा ना, एक एक ये छोर यहाँ से लेकर ये छोर वहाँ तक जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक कितना कमरा चौड़ा है उसके बारे में, एक डेस्क की जो कितना चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है और पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, इन सभी को एक स्थान से इन ये सभी जो स्थान दो स्थान के बीच की दूरियां से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारे की तरफ पास पास हो सकते हैं, या इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी तक एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं। आइए हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होगा। अगर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें दूरियां अथवा लंबाई नापना है तो इसको सही रूप से क्या करेंगे, इसका सही से मापन कर सकें, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ मापन क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम कुछ मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।